दूसरा विषय, समस्या क्या है? अपने भीतर झांकना बेहतर होगा। मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता। दर्द, रक्त निकलना, दुखना, टपकना, मरोड़, सूजन, जलन, बुढ़ापा, देखने में परेशानी, सुनने में परेशानी, शरीर सड़ रहा है और ऐसी कई परेशानियाँ। इसके साथ आपकी अपनी बनाई अन्य परेशानियाँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने यह सब सुना है। मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं, उनमें घुटन है, किसी काम का नहीं है। बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, समर्थन नहीं देते, हमेशा आलोचना करते हैं, प्यार नहीं करते, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हर समय मुझे कुरेदते रहते हैं, मेरे साथ परेशान नहीं होना चाहते, मुझे दबाते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते और भी ऐसी कई बातें। इसके अलावा और भी अवधारणाएं। बिल्कुल, मैंने यह सब सुना है। मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक स्थिति बेकार है, कभी कभार ठीक होती है, काफ़ी नहीं। मेरी पहुंच से बाहर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बिल अदा नहीं होते, पैसे हाथों से निकल जाते हैं और भी अन्य बातें। स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न और भी कई बातें। निश्चित ही मैंने ये सब बातें सुनी हैं। मेरा जीवन बेकार है। मैं जो करना चाहता हूँ वह कभी नहीं कर पाता। मैं किसी को खुश नहीं कर पाता। मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे पास अपने लिए भी समय नहीं होता। मेरी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। मैं केवल दूसरों को खुश करने के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। मैं बस एक पायदान की तरह हूँ। किसी को कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। मैं बस टाल मटोल करता हूँ। कोई भी चीज़ मेरे काम नहीं आती और भी बहुत कुछ। इसके साथ जो भी आपने अपने लिए सोचा हो, मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना है। जब भी मैं अपने नए ग्राहक से पूछती हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो आमतौर पर उपयुक्त जवाबों में से कोई मिलता है या इन जवाबों में से कई। इन्हें वास्तव में लगता है कि वे समस्या को जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये शिकायतें केवल आंतरिक विचार प्रारूपों के बाहरी प्रभाव हैं। आंतरिक विचार प्रारूपों की सतह के नीचे एक और अधिक गहरा, अधिक मूलभूत प्रारूप है, जो सभी बाहरी प्रभावों का आधार है। जब मैं कुछ मूलभूत प्रश्न पूछती हूँ, तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान देती हूँ, जैसे आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप अपना निर्वाह कैसे करते हैं, क्या आपको अपना काम पसंद है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका प्रणय जीवन कैसा है, पिछला रिश्ता कैसे समाप्त हुआ था और उससे पहले का रिश्ता किस प्रकार समाप्त हुआ था। अपने बचपन के बारे में संक्षेप में बताएं। मैं शरीर की मुद्राएं और चेहरे के भाव भंगिमाएं देखती हूँ, लेकिन अधिकांशतः मैं उनके शब्दों को सुनती हूँ। विचार और शब्द हमारे भावी अनुभवों को जन्म देते हैं। जब मैं उन्हें बात करते सुनती हूँ, तो मैं सहजता से उनकी समस्याओं के कारण समझ जाती हूँ। हमारे शब्द हमारे अंदरूनी विचारों के बारे में बताते हैं। कभी कभार उनके शब्द उनके अनुभवों से मेल नहीं खाते, जिनका वे वर्णन करते हैं। फिर मैं समझ जाती हूँ कि या तो वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या हो रहा है, या फिर वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इनमें से एक शुरुआती बिंदु है और हमारी बात शुरू होने के लिए आधार बनते हैं।
अगली चीज़ जो मैं करती हूँ वह है उन्हें एक पैड व एक कलम देना और किसी कागज़ पर सबसे ऊपर यह लिखने के लिए कहना। उन्हें उपरोक्त वाक्यों को पूरा करने के 5 या 6 तरीकों की एक सूची बनानी होती है। कुछ लोगों को शुरुआत करने में कठिनाई होती है और कुछ के पास लिखने के लिए इतनी बातें होती हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसके बाद मैं उन्हें अपने सामने एक बार में एक सूची पढ़ने के लिए कहती हूँ, जिसमें हर वाक्य मुझे करना चाहिए से शुरू होता है। जब वे पढ़ते हैं तो मैं पूछती हूँ कि क्यों। जो जवाब मिलते हैं वे दिलचस्प और बहुत कुछ प्रकट करते हैं, जैसे मेरी माँ ने कहा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं यह करने से डरता नहीं, क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना है, सभी को वह करना पड़ता है, क्योंकि मैं काफ़ी आलसी, काफ़ी नाटा, काफ़ी लंबा, काफ़ी मोटा, काफ़ी पतला, काफ़ी बेवकूफ़, काफ़ी कुरूप और काफ़ी बेकार हूँ। ये जवाब मुझे दिखाते हैं कि वे अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं और वे अपनी सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं उनके उत्तरों पर कोई टिप्पणियाँ नहीं करती। जब उनकी सूची समाप्त हो जाती है तो मैं चाहिए शब्द के बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि चाहिए शब्द हमारी भाषा में सबसे नुकसानदायक शब्दों में से एक है। हर बार जब हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में हम गलत कर रहे होते हैं। या तो हम गलत हैं, या हम गलत थे, या हम गलत होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में और गलतियों की ज़रूरत है। हमारे पास चयन की ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए। मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए शब्दावली से निकालना चाहूँगी। मैं उसके स्थान पर सकता हूँ रखना चाहूँगी। सकता हूँ हमें आज़ादी देता है और हम कभी गलत नहीं होते। इसके बाद मैं उन्हें उस सूची को फिर से एक बार में एक बात पढ़ने के लिए कहती हूँ, मगर इस बार हर वाक्य को यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता से शुरू करने के लिए कहती हूँ। यह इस विषय पर एक नई रोशनी डालता है। जब वे ऐसा करते हैं तो मैं सौम्यता से उनसे पूछती हूँ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब अलग अलग उत्तर मिलते हैं, जैसे मैं नहीं करना चाहता था, मैं डरता हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ। हम अक्सर पाते हैं कि वे बरसों से खुद को किसी ऐसे कार्य आदि के लिए कमज़ोर समझते रहे हैं जो वे कभी करना ही नहीं चाहते थे, या वे कुछ ऐसा ना करने के लिए अपनी आलोचना करते रहे हैं जिसे करने का उनका विचार ही नहीं था। अक्सर ऐसा था कि किसी और ने कहा कि उन्हें करना चाहिए। जब वे उस कार्य को देखें तो उसे चाहिए की सूची से निकाल सकते हैं। कितनी राहत की बात है ये। ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को ज़बरदस्ती वर्षों तक ऐसे करियर में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नापसंद होता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें डेंटिस्ट बनना चाहिए या शिक्षक बनना चाहिए। कितनी बार हम में हीन भावना महसूस की क्योंकि हमें कहा गया था कि हमें किसी अन्य रिश्तेदार की तरह अधिक स्मार्ट या अधिक अमीर या अधिक रचनात्मक होना चाहिए। आपकी चाहिए की सूची में क्या है जिसे हटाकर आपको राहत महसूस होगी? जब तक हम इस छोटी सी सूची का अध्ययन करते हैं, वे एक नए और भिन्न रूप में अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं। वे ध्यान देते हैं कि ऐसे कई कार्यों के बारे में वे सोचते थे कि उन्हें करना चाहिए। वे ऐसे कार्य थे जिन्हें वे कभी नहीं करना चाहते थे और वे केवल दूसरे लोगों को खुश करना चाहते थे।
कई बार ऐसा इसलिए कि वे डरते थे या ऐसा महसूस करते थे कि वे उतने प्रतिभाशाली नहीं हैं। अब समस्या बदल रही है क्योंकि वे किसी और के मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे। ऐसा सोचकर उनमें उत्पन्न गलत होने की भावना को समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम कर दी है मैंने। इसके बाद मैं उनको अपने जीवन का दर्शन समझाना शुरू करती हूँ, जैसे कि मैंने अध्ययन 1 में किया। मैं मानती हूँ कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। हम जो भी सोचना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उसमें यह ब्रह्मांड हमें पूरी तरह से सहयोग देता है। जब हम छोटे हैं तो हम अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं से अपने और जीवन के बारे में महसूस करना सीखते हैं। ये विचार जो भी हों, वे हमारे बड़े होने पर अनुभवों के रूप में फिर से हमारे सामने आएंगे। हालांकि हम केवल विचार प्रारूपों के साथ कार्य करते हैं और ताकत का केंद्र हमेशा वर्तमान पल में होता है। इस क्षण में परिवर्तन शुरू हो सकते हैं। अपने आप से प्यार करना। मैं ये समझाना जारी रखती हूँ कि चाहे उनकी समस्या दिखने में जो भी हो, मैं किसी के भी साथ केवल एक बात पर काम करती हूँ और वह है अपने आप से प्यार करना। प्रेम चमत्कारी दवा है। प्रेम चमत्कारी दवा है। अपने आप से प्यार करना हमारे जीवन में जादू की तरह काम करता है। मैं अहम या अकड़ या घमंड की बात नहीं कर रही, क्योंकि वह प्रेम नहीं है, वह केवल भय है। मैं अपने प्रति अधिक सम्मान और हमेशा शरीर व दिमाग के चमत्कार के लिए आभार की भावना की बात कर रही हूँ। मेरे लिए प्रेम ऐसे स्तर तक सराहना है कि मेरा दिल भरकर छलकने लगता है। प्रेम किसी भी दिशा में जा सकता है। मैं प्रेम को इस तरह महसूस कर सकती हूँ। स्वयं जीवन की प्रक्रिया, जीवित होने का आनंद जो सौंदर्य में देखती हूँ, अन्य व्यक्ति, ज्ञान, दिमाग की प्रक्रिया, हमारे शरीर और जिस रूप में वे काम करता है, जानवर, पक्षी, मछली, वनस्पति, अपने सभी रूपों में, ब्रह्मांड और जिस रूप में वे कार्य करता है। आप इस सूची में और क्या जोड़ सकते हैं? चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। हम लगातार खुद को फटकारते हैं और आलोचना करते हैं। हम भोजन, शराब और नशीले पदार्थों से अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम मान लेते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं। हम अपनी सेवाओं के लिए एक सम्मानजनक मूल्य मांगने से डरते हैं। हम अपने शरीर में बीमारियां और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। हम ऐसी चीज़ों को टालते हैं जिनसे हमें लाभ नहीं हो सकता। हम अव्यवस्था में रहते हैं। हम ऋण और बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो हमारी अवहेलना करते हैं। आपके तरीके क्या हैं? यदि हम किसी भी रूप में अपने लिए अच्छी बातें नकारते हैं, तो यह खुद से प्रेम ना करने का एक तरीका है। मुझे अपनी एक ग्राहक याद है जो चश्मा पहनती थी। एक दिन हमने उसके बचपन का एक पुराना डर निकाला। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसे लगा कि उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर परेशानी हो रही है। उसने आसपास देखा और पाया कि उसकी नज़र बिल्कुल साफ थी। फिर भी वह पूरा दिन कहती रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
अगले दिन उसने फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए। हमारे अवचेतन दिमाग में विनोद की कोई भावना नहीं होती। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी आंखें पूरी तरह से ठीक कर ली हैं। आत्मशक्ति का अभाव भी खुद से प्रेम न करने का एक और भाव है। टॉम एक बहुत अच्छा कलाकार था और उसके पास कुछ अमीर ग्राहक थे जिन्होंने उसे अपने घरों में एक दो दीवारें सजाने को कहा। फिर भी वह अपने ही सही बिल पेश करने में बहुत पीछे था। उसके द्वारा पेश किए गए मूल्य कभी काम को पूरे करने में लगे समय सही कीमत नहीं थे। जो भी व्यक्ति कोई अलग सेवा प्रदान करता है या एक अद्वितीय उत्पाद का सृजन करता है, वह कोई भी मूल्य मांग सकता है। पैसे वाले लोग अपने लिए किए गए काम के लिए अच्छा भुगतान करना पसंद करते हैं। वह उनके उत्पादन को और मूल्यवान बनाता है। हम निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि हमें यकीन है कि वे गलत होंगे। आप अपनी आत्मशक्ति के अभाव की अभिव्यक्ति किस प्रकार करेंगे? शिशुओं में संपूर्णता। जब आप एक नन्हे शिशु थे तो आप कितने संपूर्ण थे। शिशुओं को संपूर्ण बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वे पहले से संपूर्ण होते हैं और वे ऐसा करते हैं मानो वे सब जानते हों। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। वे अपनी मनपसंद की चीज़ मांगने से डरते नहीं हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। आपको पता है कि जब कोई शिशु क्रोधित होता है तो वास्तव में पूरे पड़ोसी को पता चल जाता है। आप समझ जाते हैं कि जब शिशु खुश होते हैं क्योंकि उनकी मुस्कुराहट कमरे में उजाला कर देती है। वे प्रेम से ओत-प्रोत होते हैं। नन्हे शिशु को यदि प्रेम न मिले तो वे जीवित नहीं रह सकते। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्रेम के बिना रहना सीख लेते हैं, लेकिन शिशु इससे समझौता नहीं करते। शिशु अपने शरीर के हर अंग को भी प्यार करता है, यहाँ तक कि अपने मल को भी। उनमें अविश्वसनीय साहस होता है। आप वैसे थे, हम सभी वैसे थे। फिर हमने अपने आसपास बड़े बुजुर्गों की बात सुननी शुरू की जो डरना सिखा चुके थे, और हमने अपनी ही प्रतिभा को नकारना शुरू कर दिया। जब ग्राहक मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे कितने बुरे हैं या प्रेम करने योग्य नहीं हैं, तो मैं कभी उन पर विश्वास नहीं करती। मेरा काम उन्हें उस दौर में वापस लाना है जब वे जानते थे कि अपने आप को किस तरह प्यार करना है। दर्पण अभ्यास। इसके बाद मैं ग्राहक को एक छोटा दर्पण उठाने, अपनी आंखों में देखने और अपना नाम कहते हुए यह बोलने के लिए कहती हूँ, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। यह कई लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इस अभ्यास में आनंद उठाने की बात तो दूर, मुझे शायद ही कभी इसके लिए सुखद प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ रोते हैं या उनकी आंखों में पानी आ जाता है। कुछ रुष्ट हो जाते हैं। कुछ अपने गुणों या विशेषताओं को महत्व नहीं देते। कुछ जोर देकर कहते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने तो कमरे में दर्पण को फेंककर भाग जाना चाहा। उसे दर्पण में अपने आप से बात करना शुरू करने में कई महीने लग गए। वर्षों तक मैं दर्पण केवल उसमें देखने वाली दृश्य की आलोचना करने के लिए देखती रही। अपने आप को स्वीकार्य बनाने के लिए अपनी बाहों को तराशते हुए बिताए गए अंतहीन घंटों को याद करके अब मैं चकित हो जाती हूँ। मुझे स्वयं याद है कि मुझे स्वयं अपनी आंखों में देखने में भी डर लगता था। यह सरल अभ्यास मुझे बहुत कुछ दिखाता है। 1 घंटे से भी कम समय में मैं बाहरी समस्या के नीचे मौजूद कुछ मुख्य मुद्दों तक पहुंचने में सफल हो जाती हूँ।
यदि हम केवल समस्या के स्तर तक काम करें तो हम हर बारीकी पर काम करने में बहुत सारा समय लगा सकते हैं और जिस पर हमें लगता है कि हमने सब ठीक कर लिया है वह कहीं और उभर जाता है। दिखने वाली समस्या शायद ही असली समस्या होती है। बात एक ग्राहक की। वह अपने रूप को लेकर काफ़ी सोचती थी, खासकर अपने दांतों को लेकर। वे एक डेंटिस्ट से दूसरे डेंटिस्ट के पास घूमती रही और महसूस करती रही कि हर किसी ने उसके चेहरे को और भद्दा बना दिया है। उसने अपनी नाक ठीक कराई पर डॉक्टरों ने ठीक से यह काम नहीं किया। हर व्यक्ति उसके इस विचार को प्रतिबिंबित कर रहा था कि वह बदसूरत है। उसकी समस्या उसका रूप नहीं था, बल्कि उसका यह विश्वास था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। एक और महिला थी। उसकी सांस में दुर्गंध थी। उसके आसपास रहना असहज था। वह मंत्री बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी और उसका बाहरी व्यवहार पवित्र और आध्यात्मिक था। उसके नीचे दबे हुए गुस्से और ईर्ष्या की एक लहर थी जो तब बाहर आती थी जब उसे लगता था कि कोई उसके पद के लिए खतरा बन सकता है। उसके अंदरूनी विचार उसकी सांसों में अभिव्यक्त होते थे और स्नेहिल होने का दिखावा करते समय भी वह आक्रामक होती थी। उसे और किसी से नहीं बल्कि खुद से खतरा था। वह सिर्फ 15 वर्ष का था जब उसकी माँ उसे मेरे पास लाई। उसे हॉजकिंस बीमारी थी और उसके पास सिर्फ 3 महीने थे। उसकी माँ स्वाभाविक रूप से बहुत ही परेशान थी और उससे बात करना मुश्किल था, लेकिन वह लड़का बुद्धिमान और चतुर था और जीवित रहना चाहता था। वह मेरी हर बात मानने को तैयार था, जिसमें उसके सोचने और बोलने का तरीका बदलना भी शामिल था। उसके माता पिता अलग हो चुके थे और हमेशा बहस करते थे। उसके पास वाकई एक व्यवस्थित घरेलू जीवन नहीं था। उसे अभिनेता बनने की बहुत चाह थी। प्रसिद्धि और किस्मत की चाह में खुशी अनुभव करने की उसकी क्षमता दब गई थी। उसे लगता था कि वह तभी स्वीकार्य और महत्वपूर्ण बन सकता है जब उसके पास प्रसिद्धि हो। मैंने उसे खुद से प्यार करने और अपने आप को स्वीकार करना सिखाया और वह स्वस्थ हो गया। अब वह एक परिपक्व व्यक्ति है और नियमित रूप से ब्रॉडवे पर नजर आता है। जैसे ही उसने अपने अस्तित्व की खुशी को महसूस करना शुरू किया, उसे नाटकों में काम मिलना शुरू हो गया। अधिक वजन एक और अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार हम एक जैसी समस्या को सुधारने में बहुत सी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं जो असली समस्या नहीं है। लोग अक्सर मोटापे से लड़ते हुए वर्षों गुजार देते हैं और फिर भी मोटे होते हैं। वे अपनी सभी समस्याओं को वजन से जोड़कर देखते हैं। अधिक वजन एक गहरी अंदरूनी समस्या का केवल एक बाहरी प्रभाव है। मेरे लिए वह समस्या हमेशा डर और सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम डरे हुए या असुरक्षित या पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं महसूस करते हैं तो हम में से कई सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वजन एकत्रित कर लेते हैं। अधिक भारी होने के लिए अपने आप को कम आंकने में अपना समय बिताना, भोजन पर वह हर ग्रास जो हम खाते हैं उसके लिए अपराध बोध महसूस करना, वज़न बढ़ने पर अपने आप को कोसना केवल समय की बर्बादी है। 20 वर्षों बाद भी हम इसी स्थिति में हो सकते हैं क्योंकि हमने असली समस्या से निपटना शुरू भी नहीं किया है। हमने बस यह किया है कि अपने आप को अधिक भयभीत और असुरक्षित बनाया है। फिर हमें सुरक्षा के लिए अधिक वज़न की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं अधिक वज़न या डाइट पर ध्यान देने से इनकार कर देती हूँ क्योंकि डाइटिंग काम नहीं करती। एकमात्र डाइट जो काम करती है वह है मानसिक डाइट, नकारात्मक विचारों से दूर रहना। मैं ग्राहकों से कहती हूँ
चलिए उस मुद्दे को कुछ समय के लिए एक और रख देते हैं और पहले कुछ अन्य बातों पर काम करते हैं। वे अक्सर मुझे बताते हैं कि वे अपने आप से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वे इतने मोटे हैं, या जैसे कि एक लड़की ने कहा, किनारों पर अधिक गोल है। मैं उन्हें समझाती हूँ कि वे मोटे इसलिए हैं क्योंकि वे खुद से प्यार नहीं करते। जब हम अपने आप से प्रेम और स्वयं को स्वीकार करते हैं तो हमारे शरीर से आश्चर्यजनक रूप से वज़न कम हो जाता है। कभी कभी ग्राहक मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं जब मैं समझाती हूँ कि अपना जीवन बदलना उनके लिए कितना आसान है। वे शायद ऐसा महसूस करते हैं कि मैं उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाती। एक महिला बहुत निराश हो गई और बोली, मैं यहाँ लेखन कार्य के लिए मदद लेने आई थी, खुद से प्यार करना सीखने नहीं। मेरे लिए यह समझाना मुश्किल नहीं था कि उसकी मुख्य समस्या अपने आप से नफरत करनी थी, और यह उसके जीवन के प्रत्येक अंग में, यहाँ तक कि उसके लेखन में भी व्याप्त हो गई है। वह किसी भी चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती थी जब तक कि वह अपने आप को इतना अयोग्य महसूस करती। उसने मेरी बात नहीं सुनी और रोती हुई चली गई। फिर एक वर्ष बाद उसी समस्या के साथ और भी समस्याएं लेकर आई। कुछ लोग तैयार नहीं होते हैं और निर्णय नहीं ले पाते। हम सभी अपने परिवर्तन सही समय, सही स्थान और क्रम में करना शुरू करते हैं। मैंने 40 की उम्र तक अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू भी नहीं किया था। दर्पण में देखा और वह दुखी है। मैं खुशी से मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, बहुत बढ़िया। अब हम असली समस्या की ओर देख रहे हैं। अब हम आपके रास्ते में आने वाली असली रुकावट को दूर करना शुरू कर सकते हैं। मैं अपने आप से प्रेम करने, उसके तरीके के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना खुद को भी किसी भी बात के लिए दोष ना देने से शुरू होता है। मैं उनकी ओर देखते हुए उनसे पूछती हूँ कि क्या वो अपनी आलोचना करते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत कुछ बता देती हैं। हाँ बिल्कुल, हर समय उतना नहीं जितना मैं करता था। मैं अपने अंदर बदलाव कैसे लाऊंगा अगर मैं अपनी निंदा ना करूं? क्या हर कोई ऐसा ही नहीं करता? मैं कहती हूँ, हम हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी निंदा क्यों करते हैं? आप में क्या कमी है? जब वे बात करते हैं तो मैं एक सूची बनाती हूँ। वे जो भी कहते हैं वे अक्सर उनकी चाहिए सूची से मेल खाता है। उन्हें लगता है कि वे अधिक लंबे, अधिक नाटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक मूर्ख, अधिक बूढ़े, अधिक युवा, अधिक बदसूरत हैं। अक्सर सबसे खूबसूरत व्यक्ति या महिला यह कहती है, या उन्हें अधिक देर हो गई है या अधिक जल्दी है, वे अधिक आलसी हैं, और ऐसी ही कई बातें। ध्यान दीजिए कि लगभग हमेशा सब कुछ अधिक होता है। अंत में हम उस समस्या के आधार पर पहुंचते हैं और वे कहते हैं, मैं उतना बेहतर नहीं हूँ। वाह वाह, आखिरकार हमने असली समस्या को खोज लिया है। वे अपनी आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि वे उतने अच्छे नहीं हैं। ग्राहक हमेशा चकित होते हैं कि हम कितनी जल्दी इस मुद्दे पर पहुंच गए हैं। अब हमें किसी दुष्प्रभाव जैसे शारीरिक समस्याओं, रिश्तों की समस्याओं, पैसे की समस्याओं या रचनात्मक के अभाव के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी सारी ऊर्जा, सारी समस्याओं की जड़ अपने आप को प्यार ना करने के समाधान में लगा सकते हैं। धन्यवाद।